पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं काशी, एक प्रेम कहानी। इसे लिखा है प्रीति तिवारी ने। बनारस, सुबह का वक्त। काशी मंदिर से घर आकर जब मेज पर नाश्ता लगाने लगी तो उसके बाबा उससे बोले, काशी, आज आपके चाचा जी और हमारे दोस्त आ रहे हैं। आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, चाचा जी आ रहे हैं? फिर तो आज हम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेके चले आएंगे और उनके लिए खाना भी बनाना होगा। वो आनंद जी को नाश्ता देते हुए बोलती जा रही थी। आनंद जी ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से शुरू हो गया इसका। अब पूरे दिन ये उनके मनपसंद की चीजें बनाएगी और जब हम बोलते हैं तो हफ्ते में एक बार बस। उन्हें ऐसे बड़बड़ाते हुए देख वो बोली, आप ये क्या बोले जा रहे हैं खुद से ही? कुछ नहीं, हाँ तो नाश्ता करिए। ये बोल वो चेयर खींच नाश्ता करने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और फिर साथ में घर से निकल गए। काशी स्कूल आई और प्रिंसिपल सर से बोल के आधे दिन की छुट्टी ले ली और शालिनी को भी छुट्टी लेने को बोल दिया। आनंद जी अपने आश्रम आए और वहाँ की साफ सफाई करवाने लगे। वैसे आश्रम कभी गंदा नहीं रहता था, पर फिर भी यहाँ तीनों वक्त साफ सफाई होती थी। आनंद जी ने सामानों को ठीक से रखवाते दुबे जी से कहा, दुबे जी, बच्चों की परीक्षा होने वाली है, सारी तैयारियां कर ली है ना आपने? जी बस पेपर आने बाकी हैं सर जी, बाकी सब हो चुका है। वार्षिकोत्सव की क्या तैयारियां चल रही हैं? बच्चों को सिखाया जा रहा है ना? जी सर, काशी बिटिया कर रही है और सबको कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। ये कहते हुए जिनको कार्ड बांटा जा चुका था उनकी लिस्ट दुबे जी ने उन्हें दे दी। काशी अपने स्कूल से छुट्टी लेके शालिनी के साथ घर आकर तैयारियां करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने जाके दरवाजा खोला तो सामने खड़े अनजान शख्स ने उससे पूछा, जी काशी जी हैं क्या? आप यहाँ बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। ये बोल शालिनी ने उसे अंदर बने बैठक में बैठा दिया और अंदर आकर काशी से बोली, काशी कोई आया है, देखो जाके। ये बोल उससे कलछी ले कढ़ाई में पूड़ियां तलने लगी। काशी हाथ धो के बाहर आई, देखा वही आदमी खड़ा था जो कल जमीन के लिए आया था। उसे देख वो भड़कते हुए बोली, मैंने आपसे बोला है ना कि मुझे जमीन नहीं देनी है, तो आप बार बार क्यों चले आते हैं? मैम, मेरे सर आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, वो कल या आज रात में ही यहाँ आ जाएंगे। आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज मैम। उस इंसान के बोलने पर काशी ने सोचा और 2 दिन बाद मिलने को बोल दिया। वो आदमी चला गया। काशी भी अंदर आ गई। शालिनी ने उसे देख पूछा, कौन था ये? अरे कुछ नहीं, ये बोल दोनों वापस काम में लग गई। दोनों को काम करते हुए शाम हो गई और वक्त भी ज्यादा हो गया था, तो शालिनी अपने घर चली गई। काशी भी ऊपर चली आई अपने कमरे में। वहां आकर वो तैयार हुई और नीचे आकर अपने बाबा को फोन लगा दिया। बाबा कहाँ हैं आप? चाचा जी आए या नहीं? अरे हमारी राजकुमारी पीछे मुड़ के देखे, हम तो कब के आ गए हैं। फोन पर राजेंद्र जी की आवाज सुन वो जैसे पीछे मुड़ी तो राजेंद्र जी और आनंद जी खड़े थे। चाचा जी आप आ गए। काशी दौड़ के गई और राजेंद्र जी के गले लग गई। कैसे हैं आप चाचा जी? काशी ने उनका बैग लेके रखते हुए कहा, हम तो ठीक हैं, पर हमारी बच्ची दुबली पतली लग रही है। ये कंजूस आपको कुछ खिलाता है या खुद खा जाता है? राजेंद्र जी ने मजाक करते हुए बोला, अरे ये बोलो, ये मुझे कुछ देती है या नहीं? हफ्ते में 1 दिन कचौड़ी जलेबी मिलती है, बस बाकी दिन वही फीका खाना। पर आज मैं इसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। आज मेरा यार आया है, आज तो दोनों खाएंगे। आनंद जी खुश होते हुए बोले, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आनंद जी ने बोला, हाँ चाचा जी, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है, आप बस हाथ मुंह धो के आ जाइए, हम खाना लगाते हैं। काशी बोल के रसोई घर की तरफ बढ़ गई। राजेंद्र जी को लेके आनंद जी कमरे में चले गए। रात का वक्त, बनारस एयरपोर्ट। मुझे उस लड़की से मिलना है। अभय एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए बोला, जी हुकुम, पर अभी रात हो गई है तो कल ही मिल पाएंगे अब। राणा ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। अभय गाड़ी में बैठा और सारे बॉडीगार्ड भी आगे की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी बनारस की सड़कों पर चल पड़ी। अभय अपना टैब लेकर कुछ करने में व्यस्त था। राणा, गाड़ी 80 घाटे चलो। अभय ने टैब में देखते हुए बोला, जी हुकुम साहब। राणा ने जवाब दिया और गाड़ी 80 घाट जाने वाली रोड पर मुड़ गई। अभय अपने में ही व्यस्त था। गाड़ी 80 घाट के थोड़ा दूर आके रुकी।
क्योंकि वहां तक आपको पैदल गलियों में से होके जाना होता है। अभय बाहर आता है। हुकुम सा, इससे आगे पैदल जाना होगा, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। राणा ने बोला, बस कुछ ही लोग साथ चलेंगे, बाकियों को यहीं रहने दीजिए। अभय इतना बोल के जाने लगा। राणा और कुछ गार्ड उसके पीछे चलने लगे। अभय कुछ देर चलने के बाद 80 घाट पहुंचता है। ये महागुरु वेदव्यास जी कहाँ होंगे? अभय ने एक आदमी से पूछा। जी, इस वक्त तो मंदिर में होंगे या अपने घर पर। जी, ऐसा सीधे निकल जाओ बबुआ, वही मंदिर होगा भोलेनाथ का, और उसके पीछे वो रहते भी हैं। एक आदमी ने अभय को बताया और चला गया। अभय आगे बढ़ा। मंदिर के बाहर जूते उतार के वो अंदर गया। बाकी सब वहीं खड़े रहे रखवाली के लिए। अंदर आके उसने देखा महागुरु बैठे कुछ लिख रहे थे। प्रणाम गुरु जी, अभय ने उनका पैर छूते हुए बोला। महागुरु वेदव्यास जी ने अपना सर ऊपर कर चश्मे को ठीक करते हुए देखा। वो काफी बूढ़े हो गए थे और अभय के खानदान के महागुरु थे और बनारस के भी। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आने का वक्त आ चुका था। महागुरु ने अभय को बैठने का इशारा करते हुए कहा। हाँ गुरु जी, वो जमीन से जुड़ी बात थी तो इसलिए आना पड़ा। अभय ने बोला। जमीन से जुड़ी बात आपको यहाँ लेकर नहीं आई है अभय, बल्कि आपका भाग्य आपको यहाँ लेकर आया है। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। यहाँ से आप कुछ ऐसा ले जाओगे जो जिंदगी में आपके साथ रहेगा। दूर होंगे उससे, पर दूर नहीं। महागुरु की बातें अभय के समझ नहीं आ रही थी, या यूं कहो कि वो समझना नहीं चाहता था। कुछ देर वहां रुक के अभय गुरु जी से अलविदा लेके वहां से चला आया और घाट पर खड़ा हो गया। कुछ है यहाँ की हवाओं में जो मुझे एक एहसास दे जाता है हर बार, अभय अपने मन में बोलता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो होटल के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त, बनारस। अभय जॉगिंग सूट पहने घाट पर आया है। उसके गले में हेडफोन है। तभी मंदिर से उसे गाने की आवाज आती है। वो खड़ा होकर सुनने लगता है। जी, ये कौन गा रहा है? अभय ने जाते हुए एक पंडित जी से पूछा। ये तो हमारी काशी बिटिया की आवाज है। उन्हीं की आवाज से बनारस की सुबह होती है, वरना यहाँ की सुबह भी फीकी लगती है। पंडित जी कह के मंदिर की तरफ बढ़ गए। अभय वहीं खड़ा सुनने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा चलने को तो राणा ने आके रोक दिया। हुकुम सा, आप इतनी सुबह बिना किसी को बताए यहाँ चले आए, कुछ हो जाता तो? राणा परेशान होते हुए बोला। चलिए चलते हैं, वैसे भी सूरज निकल आया है, आपको जमीन वाला काम भी करना है। राणा ने बोला। अभय कुछ सोच के चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है। काशी मंदिर से बाहर आती है और जाने लगती है। आज से बनारस में कुछ दिन बहुत भीड़ रहने वाली थी, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली थी और ये पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन तो लगता था जैसे खुद महादेव को सजाया जा रहा है। अरे काशी बिटिया, इस बार महाशिवरात्रि पर तुमको ही देखना है सब कुछ, और हर बार से भी अच्छा होना चाहिए इस बार, महागुरु ने बोला। जी गुरु जी, काशी पैर छूते हुए बोली और घाट से बाहर आ गए। घर आके उसने सबको प्रसाद दिया। तो आज भी बनारस की सुबह आपकी आवाज से होती है, राजेंद्र जी ने प्रसाद लेते हुए बोला। चाचा जी, आप यहाँ आए हैं तो काम तो होगा जरूर कुछ, काशी ने मेज पर नाश्ता लगाते हुए कहा। है बेटा, इलाहाबाद में कुछ काम है तो सोचा आपसे मिल भी लूंगा और काम भी कर लूंगा, राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। तब तो हम भी तुम्हारे साथ चल लेंगे, कुछ आश्रम का काम वो भी हो जाएगा, आनंद जी ने बोला। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। आज आनंद जी घर पर थे, काशी को आश्रम जाने को बोल दिया। काशी स्कूल से छुट्टी लेके आश्रम पहुंचती है। आ गया वो आदमी जिसको जमीन का काम सौंपा था, अभय ने टाई पहनते हुए कहा। जी सर, यादव जी आ गए हैं, राणा ने बोला। बुलाओ उन्हें, अभय ने कोट पहनते हुए कहा। राणा यादव को बुला लाया। प्रणाम सर। यादव आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उस लड़की के बारे में जो पता है बताओ, अभय ने चाय का कप उठाते हुए बोला। सर, उसका नाम काशी है, स्कूल में टीचर है, उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं है, और एक आश्रम है जिसे वो चलाते हैं। यादव बोल के चुप हो गया। चलो उसके स्कूल चलना है। अभय उठा और जाने लगा।
कुछ वक्त में वो सब काशी के स्कूल के सामने थे। जाओ पता करो कहाँ है और बुलाओ उसे यहाँ, अभय ने गाड़ी में बैठे हुए कहा। यादव जी गए, पता करके आए। सर वो आज नहीं आई हैं। यादव सर झुका के बोला। आश्रम कहाँ है? सर यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभय ने आश्रम का पता लिया और यादव को पैसे देके भेज दिया। राणा, इस लड़की के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी। सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक ये क्या करती है और बचपन से अभी तक की सारी बातें, और इस जमीन के बारे में भी। अभय ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। जी हुक्म हो जाएगा, बस कुछ वक्त दीजिए। राणा ने भरोसे के साथ बोला। अभय की गाड़ी आगे बढ़ गई। काशी आश्रम आके वार्षिक उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हो गई। दिन भर वो सबको बताती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, और बच्चों को गाना सिखाया और डांस भी। सबको सबका काम बताते और सारे काम करते हुए उसे रात हो गई। वो जाने से पहले वृद्धों के पास आई। आज सब उससे नाराज थे क्योंकि काशी ने आज उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे मिलने आई थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। काशी कान पकड़ के खड़ी थी। ऐसे माफ नहीं करेंगे, एक बूढ़े दादाजी बोले। तो फिर दादाजी, कैसे माफ करना है अपनी काशी को? काशी ने कान पकड़े हुए कहा। हम सबको गाना सुनाना होगा आपको, तब माफ करेंगे। दादाजी के साथ सबने बोला। अच्छा ठीक है, हम गाना सुना देंगे, आप सब चलिए, लेटिए। काशी ने दादाजी को उनके बिस्तर पर लिटाते हुए बोला। सब अपने बिस्तर पर लेट गए। काशी ने सारी लाइट बुझा के एक लाइट जली रहने दी और सारी खिड़कियां खोल दी। बगीचे से आती ठंडी हवा कमरे में अच्छा अनुभव दे रही थी। काशी अलाव जला रही थी और गाना शुरू करती है। काशी गाए जा रही थी और सब सुने जा रहे थे। तभी एक गाड़ी आके आश्रम के बाहर रुकी। अभय बाहर निकला और अंदर गेट खोल के आया। इस वक्त गेट की ओर कोई नहीं था। देखा, बहुत ही सुंदर आश्रम था। उसे आवाज सुनाई दी गाने की। वो उस तरफ बढ़ गया, कमरे के पास पहुंच के रुक गया और दीवार के पीछे से इस आवाज वाले को खोज रहा था। तब उसने काशी को हल्की सी रोशनी में देखा तो उसकी नजर वहीं थम गई। सफेद सूट सलवार पहने, खुले बाल, कानों में झुमके, हाथों में भरी हुई चूड़ियां। काशी को देख के अभय खो सा गया। काशी गाए जा रही थी। काशी धीरे से सबको सुला के वहां से बाहर आई। दुबे चाचा, हम घर जा रहे हैं, आज बहुत वक्त हो गया है। बाबा और चाचा जी दोनों ही इंतजार कर रहे होंगे। आप गेट अच्छे से बंद कर लेना और देख लेना एक बार, मैं सुबह आ जाऊंगी। काशी बैग लेकर बाहर निकलते हुए कही। ठीक है काशी बिटिया, तुम्हारे लिए रिक्शा मंगवा दिया है, उसमें ही चली जाओ। दुबे जी बाहर गेट तक आते हुए बोले। दुबे जी के मुंह से काशी का नाम सुन अभय को यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में आता है। काशी रिक्शे पर बैठ जाती है और रिक्शा चल देता है। ठंड ज्यादा होती है। वो अपना दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ लेती है। अभय उसके पीछे गाड़ी लेके आता है। काशी घर पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। आनंद जी दरवाजा खोलते हैं। अभय कुछ दूर गाड़ी में बैठे देख रहा था। काशी अंदर चली गई। अभय ने गाड़ी मोड़ी और होटल की तरफ बढ़ा दी। उसके दिमाग में बस काशी चल रही थी। कुछ तो है तुम में मिस काशी,
अब तुम्हारे सामने आने का वक्त आ गया है, हम भी तो देखें तुम्हारी अकड़। अभय गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला।